वेलकम क्लास। आज हम शुरू करते हैं पोयम नंबर 2 जो आपके सिलेबस की पोयम है, जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड, जिनके राइटर का नाम है चार्ल्स मैके। अब हम पोयम को शुरू करने से पहले उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में, उसकी थीम के बारे में और पॉइंट के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी लेते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले अबाउट द पॉइंट, हम इसके पॉइंट के बारे में जानकारी लेते हैं। चार्ल्स मैके का जन्म 27 मार्च 1814 को हुआ था और उनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1889 में हुई थी। वो एक स्कॉटिश कवि थे जो भारत से बाहर के विदेशी कवि थे। एक कवि होने के साथ साथ वो एक लेखक भी थे, एक उपन्यासकार भी थे और एक गीतकार भी थे। मैके को मेनली उनकी एक किताब जो उनके द्वारा लिखी गई थी, उस किताब के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर रिलेशंस एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड। ये उनकी एक पॉपुलर बुक रही है जिसके लिए उनको याद किया जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द पोयम। जो ये कविता है माय गुड राइट हैंड, ये हमें क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, इसके एक सेंट्रल आइडिया के बारे में हम जानकारी लेते हैं। द पोयम इज रिलेटेड विद द थीम ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ये पोयम एक गरीबी के ऊपर है, जो राइटर जो होते हैं वो गरीबी का सामना कर रहे होते हैं, और साथ ही उसमें ये बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी गरीबी को दूर किया। उस तरीकों के बारे में इस पोयम में हमें बताया गया है। When the poet become poor, जब राइटर एकदम गरीब हो जाते हैं, his friends deserted him। deserted का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना या परित्याग कर देना। जैसे ही राइटर को गरीबी का सामना करना पड़ता है, उनके खास मित्र परिचित उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें हेल्प नहीं कर पाते। पोइट रियलाइज दैट हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गेव हिम एडवाइस ओनली। पोइट को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उसके सभी दोस्त मित्र सिर्फ सलाहें दे रहे हैं, सिर्फ सलाह देने का काम कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। He decided to believe in God and his hard work। उसके बाद वो एक निर्णय लेते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी, लाइफ जो है वो बदल जाती है। वो हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम और अपने आप पर आत्मविश्वास रखने का निर्णय लेते हैं। साथ ही भगवान पर बिलीव करने का भी वो डिसीजन लेते हैं। वो मानते हैं कि यही उनके ट्रू फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने उन्हें मुसीबत के समय में जो उनकी मदद करेंगे। एंड ही वॉज एबल टू गेट आउट टू हिज डिफिकल्टीज ऑफ हिज डिफिकल्टीज। और ये ही उनके सच्चे मित्र थे जिन्होंने उनके बुरे समय को अच्छे समय में बदला, जो कि अब हम डिटेल में जब पोयम को पढ़ेंगे तो हम आगे समझते हैं। अब हम इस पोयम को डिटेल से पढ़ते हैं, इसका अनुवाद करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, माय गुड राइट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड का मतलब होता है हिंदी में दाहिना हाथ, लेकिन यहाँ पर जो इसके कवि हैं उनका नाम है चार्ल्स मैक। इन्होंने यहाँ पर राइट हैंड का मतलब एक अलग रिप्रेजेंट किया है, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्क। यहाँ पर राइट हैंड का मतलब है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब कि मेहनत, कि किस तरीके से इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पे अपने ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, कवि ये बताना चाह रहे हैं। ये कवि अपनी ही कहानी हमें बताना चाह रहे हैं, जो आप बीती जो उनके साथ हुई है वो इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड पोयम, जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, जिसको कंपोस्ट किया है, जिसको लिखा है चार्ल्स मैक ने, जो एक फॉरेन राइटर हैं, जिन्होंने अपनी आप बीती इस पोयम में हमें बताई है। I fell into grief and began to complain। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक मीनिंग आया है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। दुख तो होता है, लेकिन किस तरीके का दुख होता है? ये दुख होता है गरीबी की वजह से दुख होना, पॉवर्टी की वजह से दुख होना। मतलब कोई इंसान दुखी है, गरीब है, इस वजह से उसको जो दुख होता है उसे ग्रीफ कहा जाता है। तो राइटर चार्ल्स मैक भी अपनी ही कहानी बताते हैं, उस समय को बताते हैं जब वो गरीबी में बहुत ज़्यादा दुखी थे। गरीब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और उन्होंने अपनी गरीबी की चर्चाएं, अपनी गरीबी होने के जो कारण हैं उसको कंप्लेन करना शुरू किया। कंप्लेन मतलब उसकी शिकायतें करना शुरू किया। किससे शिकायत करना शुरू किया? अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी लोगों से। तो हम इस लाइन को देखते हैं। ये उस समय की बात है जब
आई फेल इंटू ग्रीफ, जब मैं बहुत गरीब था, जब मैं बहुत उदास था। एंड बिगेन टू कंप्लेन, मैंने बिगेन मतलब शुरू किया, शिकायतें करनी अपने नज़दीकी दोस्तों और रिश्तेदारों से। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, यहाँ पर लुक्ड फॉर का मतलब होता है तलाश करना या देखना या किसी को ढूंढना। जब मैं दुखी था, गरीबी की वजह से मैं परेशान था, तो मैं कुछ सहायता चाहता था और सहायता को लेने के लिए मैंने अपने फ्रेंड को तलाशना शुरू किया। मैंने ये देखा कि कौन मुसीबत के समय में मेरी मदद करने आएगा। तो राइटर कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त की तलाश की कि कौन मेरे को सहायता करेगा। बट लेकिन आई शॉट हिम इन द वेन, वेन का मतलब होता है निरर्थक, निष्फल, बेकार या व्यर्थ, जिसको हम कहते हैं कोई काम का नहीं होता, जिसको हम लोग व्यर्थ कहते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश बिल्कुल बेकार गई। शॉट मतलब कि ढूंढना। मैं एक भी ऐसा दोस्त नहीं ढूंढ पाया जो मुसीबत के समय में मेरी मदद करने के लिए आ सका। मेरी जो मेहनत थी किसी दोस्त को ढूंढने में, वो बिल्कुल वेन चली गई, व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई। मुझे अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में एक भी ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मुसीबत के समय में, मेरी गरीबी के समय में मेरी मदद करने के लिए आ पाए। उसके बाद राइटर क्या कहते हैं, कंपेनियंस वर शाय। यहाँ पर बच्चों कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त, यार, मित्रगण, जिसको हम कहते हैं हमारी दोस्ती यारी के जो लोग होते हैं उन्हें हम कंपेनियन कहते हैं। शाय, अब शाय का मतलब आप तो शर्मिला समझते हो, शाय का मतलब शर्मिला भी होता है, लेकिन यहाँ पर शाय का मतलब होता है कतराना। कतराना मतलब किसी चीज में पीछे हटना, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मेरी ऐसी हालत से सभी लोग परिचित थे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब जानते थे कि मेरी हालत सही नहीं है, मैं बहुत गरीबी में गुजर रहा हूँ या मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी सब लोग मुझसे कतरा रहे थे, मुझसे दूर भाग रहे थे, कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। एंड एक्वाटेंस वर कोल्ड, यहाँ पर बच्चों एक बहुत अच्छा शब्द यूज हुआ है एक्वाटेंस, जिसका मतलब होता है करीबी रिश्तेदार, परिचित लोग, जो हमारे फैमिलियर होते हैं या जो हमारे खास होते हैं, उसे एक्वाटेंस इंग्लिश में कहा जाता है परिचित जन, जो हमारे घर या रिलेटिव या रिश्तेदार भी कहलाते हैं। तो राइटर कहते हैं कि जब मैं गरीबी की हालत में था तो सभी लोग, मेरे मित्रगण, मेरे दोस्त मुझसे कतराते थे बात करने के लिए या मेरे पास आने के लिए। एंड एक्वाटेंस वर कोल्ड, अब कोल्ड का मतलब ठंडा तो होता है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड का मतलब होता है रूखा व्यवहार करना, रूखा व्यवहार कर लेना या फिर अजीब सा व्यवहार करना जो हमें पसंद नहीं आता। तो राइटर कहते हैं कि मेरे जो रिश्तेदार, करीबी जन थे, परिचित लोग थे, उन लोगों ने भी उस समय मुझसे रूखा व्यवहार किया, वो लोग भी ठंडे पड़ गए और उन्होंने मेरी गरीबी के समय में मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। मैं सबको पुकारता रहा, मैं सबका मदद मांगने के लिए इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। आखिरी स्टैंजा में, आखिरी लाइन में राइटर कहते हैं दे गिव मी गुड काउंसिल। यहाँ पर बच्चों काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना या फिर एडवाइस करना। हम अपने सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एडवाइस करना। सभी लोग मेरे पास आ तो रहे थे, लेकिन सब अपनी अपनी सलाहें दे रहे थे। मेरे घर के परिचित लोग, मेरे कंपेनियन, जो मेरे मित्रगण थे, सभी लोग अपनी अपनी सलाहें मुझे थोप रहे थे या मुझे बता रहे थे। लेकिन बट ड्रिडेड देयर गोल्ड, लेकिन कोई भी अपना धन मुझे नहीं दे रहा था, कोई भी पैसे देकर मेरी मदद नहीं कर रहा था। सब अपने अपने अनुसार अपनी सलाहें मुझे बांट रहे थे, लेकिन मुझे उस वक्त सलाहों से ज़्यादा कुछ पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ पर बच्चों एक शब्द यूज हुआ है गोल्ड। अब गोल्ड का मतलब तो सोना होता है, लेकिन ये सोना धन नहीं है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है मनी। गोल्ड का मतलब यहाँ पर है मनी, मतलब कि पैसा। इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, जो तो मुझे कोई नहीं दे रहा था, लेकिन सलाहें जो फ्री की थी वो मुझे सब बांट रहे थे। उस वक्त मेरा मन बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, उदास हो रहा था। यहाँ पर एक ड्रिड वर्ड का यूज हुआ है जिसका मतलब होता है ढूंढना किसी चीज को, जैसे यहाँ पे शॉर्ट का हो रहा था या बांटना भी कह सकते हो आप यहाँ पर। तो सभी लोग, मुझे पैसा कोई भी नहीं दे रहा था, लेकिन सब अपनी जो सलाहें हैं वो मुझ पर थोप रहे थे या मुझे दे रहे थे। तो बच्चों फर्स्ट स्टैंजा जो है हमने यहाँ पर अभी पढ़ा 4 लाइनों का, जिसमें फर्स्ट स्टैंजा में राइटर हमें बताते हैं कि मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं गरीब हो गया था, जब मैं गरीबी के फेज से गुजर रहा था। उस वक्त मैं अपनी शिकायतें कर रहा था अपने करीबी लोगों को कि मैं गरीब हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, आप मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन हुआ क्या,
मुझे एक भी ऐसा दोस्त या परिचित नहीं मिला जो मेरी बुरी समय में मेरी उनको ढूंढने की तलाश बेकार गई, क्योंकि कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया। उसके बाद मेरे मित्रगण सब मुझसे कतराने लगे, मुझसे दूर भागने लगे। मेरे परिचित लोगों ने भी मुझसे रूखा व्यवहार किया। सब लोगों ने अपनी सलाहें तो मुझे दी, लेकिन पैसे के नाम पर सब मुझसे दूर चले गए, क्योंकि उस वक्त सभी मेरी स्थिति को जानते थे कि पैसा देने के बाद शायद मैं उनके पैसा लौटा नहीं पाऊँ। इस तरीके से मेरी एक सिचुएशन उस समय हो गई थी। उसके बाद राइटर हमें सेकंड स्टेंजा में कुछ कहना चाहते हैं। अब राइटर ने सेकंड स्टेंजा में एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया है अपने आप में, अपने मन में। वो निर्णय क्या है अब अपन देखते हैं। लेट देम गो। लेट देम गो का मतलब जो होता है जाने दो। अब जो राइटर है चार्ल्स मैक, उन्होंने अपने मन में एक डिसीजन लिया, एक डिसाइड कर लिया अपने आप में कि अब उन्हें जाने दो। अब उन्हें जाने दो का क्या मतलब है, किसे जाने दो? उन सभी एक्वेटेंस, परिचित लोगों को जाने दो, उन सभी कंपेनियन जो मित्रगण हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि कोई भी मुसीबत के समय मेरे काम में नहीं आया। तो अब कौन आएगा राइटर के काम मुसीबत के समय में, अब बताते हैं। आई एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर बच्चों एक वर्ड यूज हुआ है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम का मतलब होता है विस्मयादिक, एक शब्द होता है जो बहुत तेजी से वो चिल्लाकर बोलते हैं राइटर कि जाने दो उन्हें, जाने दो। मैं जोर से चिल्लाया और बोलने लगा क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा दुख से भर चुका था। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, अभी भी एक दोस्त, एक फ्रेंड है जो मेरे साथ खड़ा हुआ है। मेरे पास अभी भी एक ऐसा मित्र बाकी है जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ देगा। अब वो जो दोस्त राइटर इसमें बात कर रहे हैं वो कौन है? वो राइटर का राइट हैंड है, जिसको राइटर ने अपना एक बेस्ट फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड इस चैप्टर में कहा है। वो राइट फ्रेंड जो है वो हार्ड वर्क को राइटर ने यहाँ पर कहा है। हार्ड वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस को राइटर ने बताया है। तो राइटर कहते हैं कि उन सभी को जाने दो। मैं जोर से चिल्लाया क्योंकि उन सब के जाने के बाद भी एक दोस्त अभी भी मेरे पास है। उसके बाद राइटर कहते हैं टू लिफ्ट मी। लिफ्ट मी का बच्चों एक मतलब होता है ऊपर उठाना। लिफ्ट होती है ना, हम लोग जाते हैं कहीं ऊपर तो लिफ्ट में बैठ के जाते हैं ना ऊपर, वही मतलब होता है लिफ्ट मी, ऊपर उठाना। और यहाँ पर एक शब्द आया है एड। एड का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना या सहायता करना। तो राइटर कहते हैं कि एक ऐसा दोस्त अभी भी मेरे पास में है जो मुझे इस गरीबी से ऊपर उठाएगा, मेरी गरीबी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, मेरी मदद करेगा। वॉटएवर बिटाइड, बिटाइड का मतलब है घटित हो जाना, किसी भी चीज का घटना या हैपन, किसी भी चीज का घटना। अब राइटर कहते हैं इतना बुरा तो मेरे साथ हो ही चुका है, इससे भी अगर कुछ बुरा होगा तो भी मेरा ये जो दोस्त है, जो मेरा हार्डवर्क है, वो मुझे बचा लेगा और मुझे आगे बढ़ने में मेरी क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद राइटर कहते हैं टू ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। राइटर कहते हैं टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। इस दुनिया के लोगों पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे कि मिट्टी में घर बनाना। मिट्टी की नींव के ऊपर अगर हम एक महल बनाएंगे तो क्या वो खड़ा रह पाएगा? एक मिनट में गिर जाएगा ना, जैसे हम लोग बच्चे जो टॉयज खेलते हैं उनमें बनाते हैं। इसी तरह राइटर कहता है कि मैंने जिंदगी में एक सबक सीखा कि इस दुनिया के लोगों पर आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वही लोग सबसे पहले आपको छोड़कर चले जाएंगे। जैसा कि राइटर के परिचित, दोस्त, मित्र सभी उसे छोड़कर चले गए थे जब उसको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो राइटर हमें भी यही मैसेज देते हैं कि इस दुनिया के सभी लोगों पर आप भरोसा मत कीजिए। अगर भरोसा करना है तो अपने हार्ड वर्क पे कीजिए, अपने राइट हैंड पे कीजिए, अपने आप पर कीजिए और अपने गॉड पर कीजिए, वही आपकी मुसीबत के समय में काम आएंगे। फिर राइटर कहते हैं कि इस दुनिया के लोगों पर भरोसा करना वैसा ही है जैसा कि सैंड, सैंड मतलब कि मिट्टी, जैसा कि मिट्टी के अंदर एक महल को बनाना। एक मिनट में वो भरोसा टूट जाएगा जैसा कि महल टूट जाता है। उसके बाद राइटर लास्ट लाइन में कहते हैं आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन। मुझे ट्रस्ट है, मुझे भरोसा रहेगा, अब से मैं भरोसा करूंगा। हेवन, हेवन का बच्चों मतलब वैसे तो स्वर्ग होता है, जहाँ पर स्वर्ग में भगवान रहते हैं वो हेवन होता है, लेकिन यहाँ पर हेवन का मतलब गॉड है, क्योंकि हेवन में कौन रहता है? गॉड ही तो रहते हैं।
तो यहाँ पर राइटर लास्ट लाइन में कहते हैं कि अब से मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं करूँगा जो मेरे परिचित लोग हैं या जो मेरे खास दोस्त हैं। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ हेवन पर बिलीव करूँगा। हेवन मतलब कि गॉड, हेवन का मतलब है भगवान। मैं भगवान पर बिलीव करूँगा और साथ ही साथ भगवान के अलावा मैं अपने गुड राइट हैंड पर भी क्या करूँगा, बिलीव। अब यहाँ पर गुड राइट हैंड मतलब कि वैसे तो हाथ होता है हमारा दाहिना हाथ, लेकिन यहाँ पर गुड राइट हैंड को राइटर ने हार्ड वर्क बोला है। हार्ड वर्क मतलब अपनी कड़ी मेहनत, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो राइटर ने हमें सेकंड स्टैंजा में दूसरी चीज बताई है। सेकंड स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि मुसीबत के समय असलियत में काम आने वाले दो ही लोग हैं, खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखना, अपनी मेहनत पर निर्भर रहना और अपने भगवान, अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेना। यही तीन लोग हैं जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़े रहेंगे, ना कि आपके प्रिय मित्र जन या फिर परिचित। वो आपके सिर्फ फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। जैसे ही आप खुशी का माहौल होता है तो वो लोग आ जाएंगे, जब आपको मुसीबत में उनकी ज़रूरत होगी तो वो लोग चले जाएंगे। ऐसा दो स्टैंजा में राइटर हमें बताते हैं। बच्चों अब हम थर्ड स्टैंजा में आ चुके हैं। अब हम थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं, जिसमें राइटर अब हमें क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं आगे। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट। सबसे पहले हम मीनिंग्स को देखते हैं। यहाँ पर करेज का मतलब होता है साहस, करेज का मतलब होता है साहस। रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनः आ जाना या पुनः प्राप्त हो जाना, पुनः प्राप्त होना। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, फॉर्चून्स का मतलब होता है सौभाग्य, लेकिन यहाँ पर एक आपके जो डिस्पाइट शब्द है वो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सौभाग्य के विरुद्ध, मतलब कि दुर्भाग्य। इस फ्रेज के अगर हम देखें तो इन नॉट फेवर, एक ये फ्रेज वर्ब होती है जिसका ये मतलब होता है। इसमें राइटर अब हमें क्या कहना चाहते हैं, देखिए राइटर कहते हैं कि मेरा भाग्य मेरे साथ में नहीं था, मतलब मेरा दुर्भाग्य चल रहा था क्योंकि मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर पड़ चुका था, मैं गरीबी में ढक चुका था, कोई दोस्त कोई परिचित मेरे साथ नहीं दे रहा था, मैं आगे क्या करने वाला हूँ ये मैं भी नहीं जानता था, मेरा जो दुर्भाग्य है वो मेरे साथ चल रहा था। लेकिन फिर भी मतलब दुर्भाग्य साथ होने की वजह से भी मेरा जो करेज है, जो मेरा साहस है वो मुझ में वापस भर चुका, वो पुनः लौट कर आ गया, रिवाइव्ड हो गया। मैं इतना ज़्यादा मजबूत हो गया था, इतना ज़्यादा बहादुर बन चुका था कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे दुख के दिन ख़त्म होने वाले हैं और एक ऐसा दोस्त मुझे मिल गया है जो मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो गया है। तो राइटर कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य के समय में भी मुझ में साहस पुनः भर चुका था, पुनः प्राप्त हो चुका था। क्यों? एंड माई हैंड was as strong as, यहाँ पर कंपैरिजन डिग्री का यूज किया गया है, as strong as। मेरा हाथ उतनी ही तेजी से मजबूत होता जा रहा था, उतना ही तेज बढ़ता जा रहा था जितना कि my spirit was light, जितना कि मेरा मन प्रसन्न था, मेरा दिल मेरा मन इतना ज्यादा प्रसन्नचित था, खुश था। स्पिरिट मतलब आत्मा, मेरा आत्मा मेरा मन इतना ज़्यादा प्रसन्नचित था, उतना ही ज़्यादा मेरा हाथ जो है वो बढ़ता जा रहा था, काम करता जा रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने अपने आप पर बिलीव करना शुरू किया, अपनी मेहनत पर, अपने भगवान पर, अपने आप पर बिलीव करना शुरू किया, मुझ में एक साहस बढ़ चुका था और मैं जानने लगा था कि अब मेरे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं और मेरा मन, मेरी आत्मा भी उतनी ही ज़्यादा प्रसन्नचित होने लगी। इट राइज्ड मी फ्रॉम सोरो, राइज्ड का मतलब होता है जगा देना या सिंपल कहें तो हम उठा देना, ठीक है ना, उठा देना। राइज्ड मतलब कि ऊपर की तरफ उठा देना। मेरे हार्डवर्क ने मुझे सोरो से, सोरो मतलब दुख से, दर्द से, पीड़ाओं से क्या कर दिया था, ऊपर की तरफ खींच लिया था। अब मैं उस दुख के दरिया से बाहर आ चुका था क्योंकि मेरा ट्रू फ्रेंड, मेरा हार्डवर्क, मेरा गुड हैंड मेरे साथ था। इट सेव्ड मी फ्रॉम द पेन, पेन का यहाँ पर मतलब होता है दर्द, तकलीफें, दर्द या तकलीफ जिसको हम पेन कहते हैं। सेव्ड मतलब कि बचाना, उनसे बचाना, सेव्ड मतलब बचाना। तो मेरे हार्ड वर्क ने, मेरे गुड हैंड ने मुझे सभी दुख, दर्द, तकलीफों से बचा लिया था, सेव कर लिया था और मुझे दुख के दरिया से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद राइटर कहते हैं
इट फेड मी, फेड का मतलब होता है लालन पोषण करना, पालना, या फिर एक तरीके से भरपेट भोजन की व्यवस्था कर देना। एंड क्लैड मी, क्लैड मी का मतलब होता है वस्त्र से ढक देना। जैसे हमारी बेसिक ज़रूरतें होती है ना, हमारी खाना पीना रोटी मकान, वही ज़रूरतें जो थी राइटर की भी थी, वो ज़रूरतें गुड हैंड और हार्डवर्क की वजह से पूरी होने लगी। एक बार नहीं, अगेन एंड अगेन, बार बार होती रही। मतलब कि अब राइटर को गरीबी जो थी वो नहीं सता रही थी। उन्होंने हार्ड वर्क से मेहनत की, पैसा कमाया और अपनी ज़रूरतों को भी बार बार क्या किया, पूरा किया। उन्हें खाने के लिए खाना मिला, रहने के लिए घर मिला और वस्त्र भी मिले। उन्होंने अपनी जो भी ज़रूरतें थी उसको अपनी हार्ड वर्क से कंप्लीट कर लिया था। अगेन एंड अगेन, बार बार वो उन्हें पूरा करने लगे थे। तो थर्ड नंबर स्टेंजा में हमने देखा कि जैसे ही हमारा दुर्भाग्य साथ होता है तो व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन हमारे राइटर ने हमें मैसेज दिया है कि दुर्भाग्य को हम सौभाग्य में बदल सकते हैं अगर हम साहसी रूप से कार्य करें। तो हमारी आत्मा अगर प्रसन्नचित रहेगी तो ही हमारा शरीर और दिमाग काम करेगा। इसी वजह से हम लोग दुख, दर्द और तकलीफ से भी ऊपर उठ पाएंगे और हम अपनी जिंदगी में ज़रूरतों की चीज़ों को भी पूरा कर पाएंगे। तो ये सब एक ही वजह से हुआ है, उनके गुड राइट हैंड की वजह से, जो कि उनका हार्डवर्क था, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। बच्चों अब हम आगे देखते हैं। लास्ट स्टेंजा हमारा है फोर्थ नंबर स्टेंजा। इसमें राइटर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। अब राइटर कहते हैं मेरे वो सारे सेल्फिश दोस्त, मेरे वो स्वार्थी मित्र, मेरे वो स्वार्थी मित्रगण जो कि मुसीबत के समय में मुझे छोड़कर चले गए थे, जो मुझे हैड लेफ्ट, जो मुझे छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे, जिन्होंने ये मेरी सुध लेना भी ज़रूरी नहीं समझा, अब वो कैम बैक, वापस के सारे वापस लौटकर मेरी तरफ आ चुके हैं। कम बैक एवरीवन, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वापस मेरे पास लौट कर आ चुका है। अब क्योंकि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। बुरे समय में सभी जो अच्छे लोग थे वो चले गए, अब मेरे अच्छे दिन आए तो वही सारे के सारे लोग अच्छे बनकर मेरी मदद के लिए आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राइटर कहते हैं एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन। डार्केस्ट एडवाइजर मतलब होते हैं सलाहकार। आपको पता होगा बच्चों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सलाह देने का ही काम करते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये नहीं वो नहीं। तो राइटर भी यही कहते हैं कि मेरे सभी दोस्तों में, परिजनों में कुछ सलाहकार भी थे जो उस समय छुपकर मुझे सलाहें तो बहुत दे रहे थे लेकिन मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे। अब वो भी मेरे पास आ चुके हैं और ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि सूरज चमकता है। मतलब कि वो ऐसे लोग जो छुपकर इतने टाइम से बैठे हुए थे, आज मेरे अच्छे दिन लौट आने पर वही लोग सूरज के समान तेज जो है वो चमकते हुए मेरे सामने आकर क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब उनकी सलाहें खत्म हो चुकी हैं और अब उनकी जो सलाहें हैं, चीज़ें हैं, वो परिवर्तित भी हो चुकी हैं। फिर राइटर कहते हैं आई नीड दैम नो मोर। अब मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो मुसीबत के समय ही मेरे नहीं थे। अब तो मेरे अच्छे दिन आ चुके हैं, अब तो मेरे हार्डवर्क ने, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे परिवर्तित कर ही दिया है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और कहीं ना कहीं वो सभी लोग भी ये बात जान चुके थे, समझ चुके थे। अंडरस्टैंड मतलब समझना। अब ये सच्चाई, ये बात वो लोग भी समझ चुके थे कि अब मैं अकेला हूँ और मुझे उन सेल्फिश स्वार्थी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद राइटर थैंक यू कहना चाहते हैं। आई थैंक थी। बच्चों एक यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है, थी। ये एक जो इंग्लिश का वर्ड है लेकिन पुरानी इंग्लिश में इसका यूज़ किया जाता था, जिसका मतलब होता है यू। यू मतलब कि तुम। अब राइटर जो है अपने हार्ड वर्क को जो थैंक यू कहना चाहते हैं, मतलब आई थैंक यू, मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। अब बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ पर हाथ का मतलब ये वाला हाथ नहीं है कि हमारा सीधा हाथ है और हम इसको थैंक यू कह रहे हैं। यहाँ पर गुड राइट हैंड का मतलब है हार्डवर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर निर्भरता और अपने भगवान पर विश्वास। तो इस चीज को राइटर ने रिप्रेजेंट किया है गुड राइट हैंड से। इसका मतलब होता है कि राइटर किसको थैंक यू कह रहा है? अपने हार्डवर्क को, अपने सेल्फ
कॉन्फिडेंस को जो है राइटर जो है वो क्या कह रहे हैं, थैंक यू कहना चाह रहे हैं और अपने गॉड को भी थैंक यू कहना चाह रहे हैं। और हमें भी यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि दुनिया में सभी रिश्ते दिखावटी हैं, झूठे हैं और सेल्फिशनेस से भरे हुए हैं। जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, लेकिन आपकी मेहनत सदैव आपका साथ देगी, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो। भगवान पर विश्वास आप पर सदैव आप पे आशीर्वाद बनाए रखेगा और खुद पर विश्वास आपको हमेशा साहस से भरे हुए रखेगा। तो ये पोयम हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए खुद पर निर्भर होने के लिए संदेश देती है, ना कि दूसरों पर निर्भर होने के। बच्चों, अभी हमने पोएम नंबर 2 पढ़ी है। अब हम इसका शॉर्ट रिव्यू लेते हैं कि मैसेज हमें क्या मिलता है इस पोएम से। इसमें राइटर जो है अपनी आप बीती, अपनी खुद की कहानी बताते हैं कि राइटर वैसे तो बहुत अमीर थे, लेकिन एक ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया कि राइटर जो थे उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। गरीबी के सामना करने पर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को, कुछ मित्रों को तलाशा जो उनकी मदद करने के लिए आए, लेकिन उनका तलाशना व्यर्थ गया, क्योंकि ऐसा कोई उन्हें मिला ही नहीं जो गरीब समय में या मुसीबत के समय में उनकी मदद कर सके। तो राइटर जो थे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए और डिसअपॉइंट हो गए। अब उन्हें लगा कि मैं क्या करूं, एक तरफ तो मैं गरीबी को झेल रहा हूं, दूसरी तरफ कोई मेरा साथ देने वाला भी नहीं है। तो इस तरीके से राइटर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। वो दिखावटी सहानुभूति नहीं चाहते थे, वो एक रियल फ्रेंड की तलाश कर रहे थे। उसके बाद राइटर ने दूसरों पर बिलीव करना छोड़ दिया और एक अपने गुड हैंड पर बिलीव करना शुरू किया। गुड हैंड का मतलब है अपने आप पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, अपने हार्ड वर्क पर राइटर ने बिलीव करना शुरू किया। राइटर ने कहा कि इस दुनिया के किसी भी लोग पर भरोसा करना वैसा ही है जैसा कि किसी मिट्टी के ऊपर महल बनाने जैसा है। मतलब सभी लोग दिखावटी हैं, सिंपैथाइज हैं, आपको सहानुभूति तो दिखाएंगे लेकिन सिर्फ सलाहें देंगे, आपकी मदद के लिए कोई भी वास्तविक रूप से शामिल नहीं होगा। तो राइटर ने खुद से डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया कि वो सदैव दूसरों पर निर्भर अब नहीं रहेगा, सदैव वो अपने आप पर निर्भर रहेगा और अपने अनुसार क्या करेगा, काम करेगा। धीरे धीरे राइटर जो है हार्डवर्क करने लगे, उनमें परिवर्तन होने लगा, उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगा और उनका साहस वापस लौट आया जो कि पहले खो चुका था। धीरे धीरे राइटर ने और मेहनत की, उन्होंने अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया और साथ ही साथ अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अपना आत्मविश्वास था, उसको भी धीरे धीरे डेवलप किया, बढ़ाया। ऐसा करने से राइटर के मुसीबत के जो दिन थे वो छट गए और अब राइटर पुनः वापस पहले जैसे ही हो गए। कुछ समय बाद उनके वही लोग, दोस्त, मित्रगण वापस उनके पास आए जो मुसीबत के समय में उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन राइटर अब पहचान चुके थे कि उनका ट्रू फ्रेंड कौन है। असली मित्र राइटर के हार्डवर्क थे, गुड राइट हैंड था और ईश्वर थे, जिन्होंने उस समय उसकी मदद की जब उनके पास कोई भी नहीं था। अब राइटर को अपने उन दिखावटी मित्रों की जरूरत नहीं थी और ये भी वो बात अच्छी तरीके से समझ चुके थे। अंत में राइटर जो है अपने भगवान को थैंक यू कहते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं, अपने राइट हैंड को धन्यवाद करते हैं और अपने आप पर बिलीव करने पर भी वो अपने आप को भी इस चीज़ का संदेश देते हैं। साथ ही राइटर हमें भी ये बताना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने आप पर निर्भर रहें, अपने आप पर बिलीव करें और गॉड का साथ रखें, तब आप जीवन में हर एक चीज़ को पा सकते हैं। यही कहानी हमें जो है, ये जो पोयम है, यही हमें एक छोटा सा मैसेज देना चाहती है, हमें इंस्पायर्ड करना चाहती है कि दूसरों पर डिपेंडेंट रहने पर हमें निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, जो जब वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर ये उम्मीदें हम खुद से करते हैं तो वो हम पूरी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी खुद की मदद करते हैं। थैंक यू क्लास। अब आगे की क्लास में, ये क्लास यहीं पर ओवर होती है, हम आगे की क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और साथ ही रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे।